नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा 13 नवंबर 2020 का प्रथम शिफ्ट का पेपर हम देख रहे हैं और इसमें 60 प्रश्न हम कर चुके हैं और आज हम देखेंगे 61वें प्रश्न से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं आगे। इसके 60 प्रश्न तो हम देख चुके थे और शुरू करते हैं आगे। 61वां प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है। मुर्गे और तीतर को, हिरन और मुर्गाखी को, भेड़ और बकरी को, गधे और ऊंट को। तो मुर्गे और तीतर को पालकर बैठी है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। गोंड जनजाति भारत की प्रमुख जातियां समुदाय हैं। ये ऑस्ट्रेलियड नस्ल तथा द्रविड़ परिवार की एक जनजाति है जो विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में फैले हुए हैं। सतपुड़ा के घने जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 1985 यह इनका जन्म निधन वर्ष है। कविता जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगल पर आधारित है। कविता की कुछ पंक्तियां हैं वो देखेंगे हम। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पालकर निश्चित बैठे, विजन वन के बीच बैठे झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि गोंड जनजाति मुर्गे और तीतर पालकर बैठी है। अब देख लेते हैं प्रश्न 62 को। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। आवारा मसीहा, महाभोज, तमस, झूठा सच। तो सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित जो उपन्यास है वो है सी और डी, तमस और झूठा सच। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है तमस। 1973 देश विभाजन के समय की स्थितियों, सांप्रदायिक दंगों को सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयास है। प्रधान पात्र आतंक है जिसे उपन्यास का नायक कहा जा सकता है। विभाजन की त्रासदी पर आधारित घटना प्रधान उपन्यास जिसमें विभाजन के पूर्व की स्थिति का वर्णन है। उपन्यास में 5 दिनों की कहानी 2 खंडों में विभक्त है। पहला खंड 13 प्रकरण है, दूसरा खंड 13 से 21 प्रकरण है। झूठा सच 1958 से 1960 देश विभाजन की पृष्ठभूमि, विभाजन की विभीषिका और उसके प्रभाव का विशद और जीवंत चित्र। प्रथम भाग 1958 वतन और देश, द्वितीय भाग 1960 देश का भविष्य। महाभोज 1979 मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास जिसमें सरोहा गांव का वर्णन है। सुकुल बाबू, दा साहेब इत्यादि पात्रों के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, कुर्सी की जोड़ तोड़ की भ्रष्ट राजनीति का वर्णन है। आवारा मसीहा 1974 विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी जिसमें 3 पर्व हैं, दिशाहार, दिशा की खोज, दिशांत। अब देख लेते हैं प्रश्न 63 को। सीता हरन तात जनी कहियु सीता पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही ही दसानन जाई। उक्त उद्धरण में कौन सी ध्वनि है? अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। तो इसमें है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। इसकी व्याख्या देखेंगे। ध्वनि के सबसे महत्वपूर्ण भेद 4 हैं। अर्थांतर, संक्रमित, अत्यंत तिरस्कृत, अंशलक्ष्य और संलक्ष्य ध्वनि। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि के मूल में उपादान लक्षणा होती है। इसमें वाच्यार्थ अन्य अर्थ में संक्रमण करता है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणा पर आधारित होती है। इसमें वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार होता है।
वस्तु ध्वनि, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी वस्तु भाव के रूप में प्रतीत हो। अलंकार ध्वनि, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अलंकार रूप में प्रतीत हो। अब देख लेते हैं 64 को। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम है। परिमल, लहर, ग्राम्या, दीपशिखा। तो हमें इनका क्रम बताना है कि कौन सी किसके बाद प्रकाशित हुई है। तो इसमें जो सही है, सबसे पहले है परिमल, फिर है लहर, फिर है ग्राम्या और फिर है दीपशिखा। तो ये जो क्रम है इसमें यह ठीक है, यह क्रम भी ठीक है। अब इनका प्रकाशन वर्ष हम देखेंगे। यहाँ पर रचना, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और जन्म निधन वर्ष दिए गए हैं। परिमल 1930 में प्रकाशित हुई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और इनका जन्म जो हुआ था 1896 में, निधन हुआ 1961 में। लहर है 1933, जयशंकर प्रसाद 1879 से 1937। ग्राम्या है 1940, सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977। दीपशिखा है 1942, महादेवी वर्मा 1907 से 1987। अब देख लेते हैं प्रश्न 65 को। यहाँ यह जो प्रश्न है, यह स्थापना वाला प्रश्न है। जो इसमें स्थापना है वो है कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, और तर्क है इसीलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। तो इसमें जो है दोनों ही सही हैं। कृष्ण भक्ति काव्य सगुण भक्ति शाखा की एक उपशाखा है, जिसके इष्ट देव भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण को आधार बनाकर जो काव्य सर्जित हुआ उसे कृष्ण काव्य कहते हैं। महाकवि सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, इसीलिए इसका पूर्ण स्वाद उज्जवल रस में होता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न 66 को। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। हम प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है वो अगले पेज पर हैं। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों का आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन मैं बोल देती हूँ। आपका बंटी में, महाभोज में, टूटा हुआ इंद्रधनुष, तिरछी बौछार। तो यह जो प्रस्तुत हुआ है यह हुआ है आपका बंटी में। किसमें प्रस्तुत हुआ है? आपका बंटी में। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया स्वतंत्र रूप से पहला उपन्यास है। ये बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिस पर मराठी फिल्म भी बनी है। आपका बंटी बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो 16 भागों में विभक्त है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें एक ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मन स्थिति का चित्रांकन किया गया है। उपन्यास की कहानी पारिवारिक विसंगति के शिकार एक 9 वर्षीय बच्चे बंटी की कहानी है। इसमें बंटी की मां शकुन का तलाक हो जाता है। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों को भी प्रस्तुत किया गया है। इसके जो पात्र हैं वो हैं बंटी, अजय, शकुन, वकील, चाचा, फूफी, अम्मी, जो, टीटू, प्रमिला, मीरा, चानू, डॉक्टर जोशी। अब देख लेते हैं महाभोज को। महाभोज 1979 में इसका प्रकाशन हुआ। यह उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्यापार भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को उद्घाटित करता है। यह जोड़ तोड़ की राजनीति, अवसरवादिता, वोट बैंक, पुलिस तंत्र और प्रेम की खरीद फरोख्त इत्यादि राजनीतिक जीवन की विसंगतियों विडंबनाओं की यहाँ नग्न यथार्थवादी धरातल पर चीर फाड़ हुई है। दो साहेब, सकुल बाबू, विशेषर, बिंदा इसके प्रमुख पात्र हैं। टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 मंजुल भगत के स्त्री प्रधान उपन्यास में स्त्री पत्नी होने के साथ साथ प्रेमिका बने रहने की ही नहीं बल्कि प्रेमी से पुत्र पैदा करने का भी अधिकार चाहती है। गोपाल राय के शब्दों में यह आधुनिक नारीवाद की आवाज है। तिरछी बौछार 1984 मंजुल भगत की उपन्यासिका है।
आधुनिक नारी की जिंदगी से संबंध इस उपन्यास में दाम्पत्य जीवन के असहनीय वातावरण एवं मुक्ति की छटपटाहट की गाथा वर्णित है। अब देख लेते हैं प्रश्न 67 को। प्रश्न 67 है, उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और प्रक्षेपण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो यह जो उनका कथन है यह है उपेंद्र नाथ अश्क के संबंध में। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क 1910 से 1996 के चर्चित नाटकों में अंजू दीदी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, कैद और उड़ान उल्लेखनीय हैं। आगे ने इनके विषय में लिखा है कि इनकी 1936 से पहले की कृतियां उतनी अच्छी नहीं हैं। 1936 के बाद की कृतियों में सुख दुख के जीवन, व्यक्तिगत अनुभव से अद्भुत रंग मिला है। रामचंद्र तिवारी का मत है, इनके नाटकों में सामाजिक विसंगतियों को उजागर किया गया है और एकांकियों में मध्यवर्गीय जीवन के बहुविध छवियां उकेरी गई हैं। अब देखते हैं प्रश्न 68 को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। तो इसमें जो सही क्रम है, सबसे पहले है एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल, और फिर है 11 वर्ष का समय, और फिर है धुलाई वाली। CDBA, यह क्रम ठीक है। अब इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष है 1901, माधवराव स्प्रे की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल 1902, भगवान दास की कहानी है। 11 वर्ष का समय 1903, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। धुलाई वाली 1907, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। अब देख लेते हैं 69 को। निम्नलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा नाटक किसका है। तो जो विज्ञान गीता है वो है केशव दास, ज्योत्सना है सुमित्रा नंदन पंत, नवरस है सेठ गोविंद दास, देव माया प्रपंच है देव की। तो इस तरह से जो हमारा क्रम ठीक होता है वो होता है ए। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है 1555 से 1617। ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत की है 1900 से 1977। नवरस सेठ गोविंद दास की रचना है 1896 से 1974। देव माया प्रपंच देव की रचना है 1673 से 1767 ईस्वी। अब देख लेते हैं प्रश्न 70 को। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? झरना, पथिक, मिलन, रश्मि। तो जो छायावाद की जो रचनाएं नहीं है वो है बी और सी। झरना छायावादी रचना, प्रसाद, रचना काल 1918। छायावाद की प्रथम रचना जिसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है। पथिक 1920। छायावादोत्तर काव्य राम नरेश त्रिपाठी। मिलन, पथिक और स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की प्रेमाख्यानक खंडकाव्य है जिसमें राष्ट्रीयता का स्वर है। मिलन 1917। छायावादोत्तर काव्य राम नरेश त्रिपाठी प्रेमाख्यानक खंडकाव्य जिसमें प्रेम के साथ साथ राष्ट्रीयता भी है। रश्मि 1932 छायावादी रचना है, महादेवी वर्मा की है। महादेवी की 1928 से 1931 तक की 35 कविताओं का यह संग्रह है। इसमें महादेवी की अनुभूति से अधिक चिंतन की प्रधानता है। रश्मि की रचनाओं में एक प्रकार का आह्लाद है। अब देख लेते हैं प्रश्न
71 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? जलद, नाक, कान, पर। तो इसमें जो ए है वह यौगिक है, रूढ़ नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रचना बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार रूढ़, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके और अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चा धन वल या चाव धन ल, तो ये निरर्थक खंड होंगे, अतः चावल शब्द रूढ़ शब्द है। अब देख लेते हैं यौगिक। यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, वि धन ज्ञान, विज्ञान। यौगिक शब्द रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। योग रूढ़, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यानी ये सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, लंबोदर, जलज, दशानन, नीलकंठ, गिरधारी, दशरथ, हनुमान, लाल, फीताशाही, चारपाई, जलज। जलज योग रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ मेघ, बादल, जल देने वाला होता है। अब देख लेते हैं प्रश्न 72 को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। वामा शिक्षक, निस्सहाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो जो इसमें सही क्रम है वो है, सबसे पहले है देवरानी जेठानी की कहानी, फिर है वामा शिक्षक, फिर है भाग्यवती और फिर है निस्सहाय हिंदू। तो इसमें जो हमारा ए विकल्प है वो ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी पंडित गौरीदत्त, वामा शिक्षक 1872 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, भगवती 1877 ईस्वी श्रद्धाराम फुल्लोरी, निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी राधा कृष्ण दास। मानस का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, वीरपाल सिंह, जाह्नवी, नंददास, शिवचरण वैद। तो जो नहीं है वो है सी, वीरपाल सिंह, जाह्नवी। मानस का हंस 1972 अमृतलाल नागर का उपन्यास है। 1916 से 1990 द्वारा लखनवी अंदाज में लिखा गया उपन्यास जो गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। पात्र हैं इसके बेनी माधव, पंडित गंगाराम, गंगेश्वर मंगलू, नंददास, शिवचरण वैद। पंडित दीनबंधु, मैना, कहारिन, श्यामो, बकरीदी चाचा जो दर्जी हैं, रजिया बाबा, रमजानी, शिवदीन दुबे, ननहकू, राम द्विवेदी बाबा का शिष्य है, टोडर पंडित गणपति उपाध्याय। अब देख लेते हैं प्रश्न 74 को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? अखरावट में, पद्मावत में, आखिरी कलाम में, मधुमालती में। तो जो कयामत का जो वर्णन है वो आखिरी कलाम में है। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी के अनुसार जायसी के ग्रंथ आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय। पद्मावत नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी है। अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यान है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखित है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। और कानावत। अब देख लेते हैं प्रश्न 75 को। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान,
छायावाद दूसरी परंपरा की खोज। तो जो इसमें सही है वो है डी। सबसे पहले है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग है, और फिर है छायावाद, फिर है कविता के नए प्रतिमान, और फिर है दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह की आलोचना क्रमानुसार। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद संवाद 1979, आलोचक के मुख से 2005। अब देख लेते हैं 76वें प्रश्न को। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंडों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आचार्य हैं और यहाँ पर उनके कालखंड दिए गए हैं। तो जो मम्मट है वो है 11वीं शताब्दी सदी का उत्तरार्ध, और जो भामा है वो है 6वीं सदी का पूर्वार्ध, 6वीं सदी का मध्यकाल या पूर्वार्ध, और जो शंकुक है वो है 9वीं सदी का आरंभ, विश्वनाथ है 14वीं सदी। तो इस तरह से जो हमारा कोट है वो ठीक होता है डी। मम्मट है 11वीं शती उत्तरार्ध, भामा है 6वीं सदी पूर्वार्ध, शंकुक है 9वीं सदी का आरंभ, विश्वनाथ है 14वीं सदी। अब देख लेते हैं प्रश्न 77 को। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। घनानंद, बोधा, सूदन, पद्माकर। यहाँ पर रचनाकार हैं और यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं, तो हमें मिलाना है कि कौन सी रचना किसकी है। तो जो घनानंद की जो रचना है वो है विरह लीला। बोधा की है विरह वारिश। सुदन की है सुजान चरित। पद्माकर की है जगत विनोद। तो इस तरह से जो हमारा सही होता है वो होता है बी। अब यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो घनानंद विरह लीला, सुजान सागर, कोकसार, रस केलीवल्ली, कृपानंद, योगवेली, इश्क लता, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, गोकुल गीत, वृष भानुपुर, सुषमा, नाम माधुरी, गिरि पूजन, विचार सार, दान घटा, भाव प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, घाम, चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा। वृंदावन मुद्रा, वज्र स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रस नायस, गोकुल विनोद, मुरली का मोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरि गाथा, वज्र वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्त संग्रह, परमहंस वंशावली, स्फुट पदावली। अब देख लेते हैं बोधा को। जो बोधा की रचनाएं हैं वो हैं विरह वारिश और इश्क नामा। सुदन की है सुजान चरित। पद्माकर की है जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, कली 25, अलीजा प्रकाश, हितोपदेश का भाषानुवाद। अब देख लेते हैं प्रश्न 78 को। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ अंधा युग के पात्र हैं और उनकी चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं। तो हमें मिलाना है कि युयुत्सु जो है वो कैसा है, वो सत्याग्रही है। अश्वत्थामा कैसा है, अश्वत्थामा है पाशविक प्रतिहिंसक। और संजय जो है वो कैसा है, कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ।
और विदुर जो है वो कैसा है, संशयग्रस्त है। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है सी। जो युत्सु है वो सत्याग्रही है, अश्वत्थामा है पार्श्विक प्रतिहिंसक, पशुत्व युद्ध लिप्सा के अर्ध सत्य के पोषक का प्रतीकात्मक चरित्र है। संजय जो है वो कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ रहस्यवादिता का प्रतीक है और विदुर है संशयग्रस्त। और अब देख लेते हैं 79 को। त्रिशंकु के नाटककार हैं मुद्रा राक्षस, ब्रजमोहन शाह, मणि मधुकर, रमेश बख्शी। तो त्रिशंकु के जो नाटककार हैं वो हैं ब्रजमोहन शाह। त्रिशंकु जो नाटक है वो ब्रजमोहन शाह का है। त्रिशंकु कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का। और त्रिशंकु जो निबंध है वो है अज्ञे का। यहाँ पर नाटककार हैं और यहाँ पर नाटक है। मुद्रा राक्षस के नाटक हैं तिल चट्टा, योर्स फेथफुली, मर्जीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। ब्रजमोहन शाह के नाटक हैं त्रिशंकु, शहेमात, युद्धमन। मणि मधुकर के नाटक हैं रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला, पोलमपुर, एक तारे की आंख। रमेश बख्शी के नाटक हैं देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार। अब प्रश्न 80 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं साइंस एंड पोएट्री, द सीक्रेट वुड, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, द वेस्टलैंड। तो जो टी.एस. इलियट की जो पुस्तकें हैं वो हैं बी और डी। द सीक्रेट वुड, द वेस्टलैंड। यहाँ पर पाश्चात्य लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं। टी.एस. इलियट, द सीक्रेट वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथेन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, एशिएंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, द वेस्टलैंड। रिचर्ड्स की रचनाएं देख लेते हैं। रिचर्ड्स, साइंस एंड पोएट्री, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ रेटरिक। स्कॉट जेम्स, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर। अब देख लेते हैं प्रश्न 81 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। सैमुअल टेलर कोलरिज में विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मैत्रेय का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कल्पना का कोलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उनकी भूमिका नहीं होती। तो इसका जो आंसर है वो है सी। कोलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 कोलरिज की रचना है, वर्ड्सवर्थ की नहीं। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की लिरिकल बैलेट्स संयुक्त रचना है। कोलरिज और वर्ड्सवर्थ का युग्म पाश्चात्य आलोचना शास्त्र में प्रसिद्ध है। दोनों गुरु शिष्य न होकर परस्पर मित्र थे। कोलरिज के अनुसार काव्य सर्जन का मूल आधार कल्पना है। कोलरिज कहते हैं कि कवि कल्पना का प्रयोग उत्कर्ष के क्षणों में करता है। कल्पना ईश्वरीय शक्ति है जिसके प्रधान गुण सर्जन है। कोलरिज ने कल्पना को समन्वयकारी शक्ति कहा है और कल्पना के दो वर्ग किए हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। कोलरिज का महत्व फैंटेसी और कल्पना में अंतर प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी है। अब देख लेते हैं प्रश्न 82 को।
पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण और संश्लिष्ट रूप की खोज। तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है। तो इसमें सही है ए और डी। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म से है। अंग्रेजी में इसे रेनासा कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नवजागरण को दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में किसी देश या उसके प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन को नवजागरण कहा है। पुनर्जागरण को पुनरुत्थान, नवोत्थान, नवजागरण, समाज सुधार आंदोलन इत्यादि विविध नामों से जाना जाता है। यह एक बौद्धिक आंदोलन था जिसमें परंपराओं, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध प्रकट कर जन चेतना जागृत करने का स्तुतीय प्रयास किया गया एवं मनुष्य की स्वतंत्रता एवं उसके संपूर्ण एवं संश्लिष्ट रूप की खोज का प्रयास किया गया। अब देख लेते हैं प्रश्न 83 को। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पोर्चुगीज, अरबी, तुर्की, हिंदी। तो यह जो है यह अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं यहाँ पर। अदा, अजब, तारीख, अदावत, अक्ल, अहमक, आखिर, आदमी, इनाम, इस्तीफा, इलाज, तकाजा, तकदीर, तकिया, तमाशा। अब है तुर्की शब्द दिए गए हैं कुछ। आगा, आका, अजबक, उर्दू, कालीन, काबू, कजाक, कैंची, कूली, चेचक, चमचा, चुगुल, चकमक, तमगा, तोफ, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, लफंगा, लाश, सुगात, सुराग आदि। अब देख लेते हैं प्रश्न 84 को। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ, लाल पसीना, सात नदियां एक समुंदर, वे दिन। तो यह किया गया है सात नदियां एक समुंदर में। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं, उपन्यासकार हैं, वर्ण विषय है सात नदियां एक समुंदर, 1984, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ईरानी क्रांति की पृष्ठभूमि में सात लड़कियों के संघर्ष की कहानी है। लाल पसीना 1977, अभिमन्यु अनंत, मॉरिशस की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रस्तुत उपन्यास में भारतीय मजदूरों को फ्रांसीसी और ब्रिटिश उपनिवेशवादी मॉरिशस ले गए। वे दिन 1964, निर्मल वर्मा, विश्व युद्धोत्तरकालीन चेकोस्लोवाकिया की हताशा और अवसाद से भरी पृष्ठभूमि की अभिव्यक्ति है। दूसरी तरफ 1976, महेंद्र भल्ला, जीविकोपार्जन हेतु भारत से इंग्लैंड गए भारतीयों की भयावह, अपमान भरी और तनावपूर्ण जिंदगी का अंकन किया गया है। अब देख लेते हैं प्रश्न 85 को। प्रश्न 85 है, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वार, श्यामा, श्यामांग। तो इसमें से जो आषाढ़ का एक दिन के जो पात्र हैं वो हैं बी और सी, दंतुल हैं और अनुस्वार हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है जो महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने के संबंध की कथा को प्रस्तुत करता है। कालिदास को रचना की प्रेरणा अपने गांव के परिवेश और प्रकृति से प्राप्त होती है। इस प्रेरणा का सबसे प्रभावी स्रोत है मल्लिका, किंतु राज्याश्रय प्राप्त होने पर कालिदास अपने परिवेश से उखड़ गया है। एक परिवेश से कटकर दूसरे से जुड़ पाने का अंतर्द्वंद साहित्यकार की पीड़ा को उभारता है। कालिदास महान अवश्य बनता है पर मल्लिका इसका मूल्य सर्वस्व समर्पण कर चुकाती है। अंत में कालिदास उसे केवल अपनी सहानुभूति ही दे पाता है और उसे चुपके से छोड़कर चले जाने के अतिरिक्त उससे कुछ नहीं बन पड़ता।
इसमें कुल 12 पात्र हैं। पुरुष पात्र है कालिदास, दंतुल, मातुल, निरपेक्ष, निपेक्ष, विलोम, अनुस्वार, अनुनासिक। और स्त्री पात्र है अंबिका, मल्लिका, प्रिय, प्रियंगुमंजरी, रंगिनी, संगिनी। अब देख लेते हैं प्रश्न 86 को। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा, लोकतंत्र। तो जो था वो था अलग मतदाता सूची। गांधी और अंबेडकर के दर्शन में मतभेद। वर्ण व्यवस्था के विषय में दोनों के दृष्टिकोण में सर्वाधिक अंतर था। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, जबकि गांधी वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक मानते थे। गांधी के लिए धर्म, आस्था और विवेक का विषय था। अंबेडकर के लिए धर्म, आस्था का नहीं, सिर्फ विवेक का विषय था। इसीलिए अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट थे। अहिंसा गांधी के लिए आध्यात्मिक आस्था एवं जीवन का सर्वोच्च नियम भी, जबकि अंबेडकर के लिए एक नैतिक और नैतिक विश्वसनीय नहीं था। अब देख लेते हैं प्रश्न 87 को। साधो देखो जग बुराना, साची कहो तो मारन, धावे झूठे जग पतियाना। हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है मरम, कोई नहीं जाना। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? धार्मिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सौहार्द, धार्मिक सद्भाव, एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। तो इसमें जो नहीं है वो है धार्मिक सहिष्णुता नहीं है। मध्यकाल, अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। मध्यकाल के क्रांति पुरुष कबीर एक सफल समाज एवं धर्म सुधारक थे। मानवतावादी कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में यौगिक सिद्धियों, तांत्रिक घटनाओं, मायावी चमत्कारों, मुस्लिमों की सत्ता लिप्सा, नंगी क्रूरता, असहिष्णुता इत्यादि का प्रबल विरोध करते हुए जहां हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, बहुदेवोपासना, श्राद्ध, मुंडन, छापा तिलक, माला फेरने इत्यादि का प्रबल विरोध किया, वहीं मुसलमानों के सुन्नत प्रथा, अजान पढ़ने का भी विरोध किया। सांप्रदायिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव एवं हिंदू मुस्लिम एक कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताएं थी। अब देख लेते हैं प्रश्न 88 को। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। राजस्थानी, हमें उनका बोलियों का क्षेत्र सुमेलित करना है, तो हमें बताना है कि जो राजस्थानी है वो है, राजस्थानी जो भाषा कौन सी है वो है मालवी। पश्चिमी हिंदी है कन्नौजी। पूर्वी हिंदी है छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी है और बिहारी है भोजपुरी। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक होता है वो होता है ए। यहाँ पर उपभाषाएं, यहाँ पर उपभाषाएं हैं और यहाँ पर बोलियां हैं, तो हमें मिलान कराना है कि कौन सी उपभाषाओं की बोली कौन सी है। राजस्थानी, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहते हैं। पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। अब देख लेते हैं प्रश्न 89 को। लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। तो यह जो पात्र हैं यह है परीक्षा गुरु के पात्र हैं। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नीतिपरक और उपदेशात्मक उपन्यास है। हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभक्त है। परीक्षा गुरु में दिल्ली के एक कल्पित रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल, अपव्यय, व्यावसायिक असजगता, खुशामदी, दोस्तों की कपटपूर्ण बातों आदि के कारण बिगड़ने एवं दिवालिया होने की हद तक पहुंचने एवं अपनी पतिव्रता पत्नी एवं एक सच्चे मित्र का चित्रण किया गया है। जो इसमें पात्र हैं, पुरुष पात्र लाल, मदन मोहन, ब्रजकिशोर,
मदन मोहन का हितैषी मित्र चुन्नीलाल शंभुदयाल बैजनाथ पुरुषोत्तम हैं और स्त्री पात्र हैं कामिनी लाला मदन मोहन की पत्नी प्रियमवदा ब्रजकिशोर की पत्नी। अब दूसरा उपन्यास देख लेते हैं, भाग्यवती 1877, जो कि श्रद्धा राम फुल्लोरी का उपन्यास है। श्रद्धा राम फुल्लोरी द्वारा रचित उपन्यास जिसमें पंडित उमादत्त की बेटी भाग्यवती के किरदार से बाल विवाह पर जबरदस्त चोट की गई है। इसमें स्त्रियों के प्रगतिशील रूप का चित्रण है एवं उनके अधिकारों एवं स्थिति की बात की गई है। नोट: यह पुस्तक उस समय विवाह में लड़कियों को दहेज के रूप में दी जाती थी। बात कर लेते हैं नूतन ब्रह्मचारी की 1886 बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें बाल मनोविज्ञान, उपदेशाख्यान एवं ऐतिहासिक चित्रण से संबंधित उपन्यास, पिंडारियों के लूटमार, अराजकता एवं नासिक क्षेत्र का वर्णन है। अब देख लेते हैं रहस्य कथा को 1882। इसमें अवध के गांव और लखनऊ से जुड़े परिवार की कथा कही गई है। हिंदी उपन्यास में विवाह से पूर्व प्रेम का अंकन इस उपन्यास से आरंभ हुआ। गुणमती भानुमान सिंह तिलकधारी जो है वो इसके पात्र हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न 90 को। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। कथन 2 है वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें जो दोनों कथन है वो दोनों ही गलत हैं। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। छायावाद की जो समय सीमा है वो है 1918 से 1936। व्यक्तिकता नवीन सौंदर्य बोध स्वच्छंद कल्पना का राज्य है। छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य नहीं है। छायावादी कवियों ने स्त्री के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण से ऊपर उठकर स्त्री को देवी, मां, सहचरी, प्राण इत्यादि विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता, अलंकार, प्रियता, उक्ति, वैचित्र्य, काव्य कौशल, पांडित्य प्रदर्शन आधुनिक काल में दम तोड़ देती है। अतः यह कहना भी असत्य है कि वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। आगे जो प्रश्न है वो पैराग्राफ वाले प्रश्न हैं, हमें उनमें से उत्तर छांटने होते हैं। तो यह प्रश्न पत्र हमारा कंप्लीट हो गया है और आगे की वीडियो में हम नया प्रश्न पत्र देखेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।